हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 10, जिसका टॉपिक है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशंस। इससे पहले मैंने 4 टॉपिक्स जो शुरू किए हैं 1, 2, 3, 4 उसकी भी वीडियोस डाली हैं और वो पार्ट्स में हैं क्योंकि काफ़ी लंबे टॉपिक्स थे, काफ़ी लंबे लेसन थे इसमें, तो इसलिए इन चैप्टर्स को पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है और उनको समझाया है। तो जिसने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें। और आज चैप्टर 10 पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि बच्चों की डिमांड थी कुछ की कि उनके जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें चैप्टर 10 आ रहा है, तो बस उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं चैप्टर 10 पढ़ा रही हूँ। हो सकता है कि आप लोगों की भी चैप्टर 10 आ रहा हो, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं और जिनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और पूरी वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आई होप आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो ये लेसन सबसे पहले कि इसका जो टॉपिक है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो फैब्रिक्स होता है कपड़ा और उसकी कैसे केयर और मेंटेनेंस होती है इंस्टीट्यूशंस में। इंस्टीट्यूशंस की यहाँ बात किस चीज़ के लिए की जा रही है, जैसे कि कपड़ा न केवल घरों में ही इस्तेमाल होता है या फिर सिर्फ पहनने के लिए ही कपड़े का इस्तेमाल नहीं होता है। जो फैब्रिक होता है वो एक बहुत ही मल्टीफेरस रोल अदा करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, और उसका न केवल घर में ही बल्कि इंडस्ट्रीज़ में, पब्लिक स्पेसेस पे, हर जगह उसका यूज़ होता है कपड़े का। यहाँ तक कि अगर मेडिकल एक्सेसरीज़ की बात करें, जैसे बैंडेज है, मास्क है, ये सब भी कपड़े की ही किसी न किसी फॉर्म में वो उससे बने होते हैं। तो जो फैब्रिक जो हम सेलेक्ट करते हैं, जो भी हम स्पेसिफिक यूसेज के लिए कर रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखकर करना चाहिए कि हमें किस चीज़ के लिए कैसा मटेरियल चाहिए होता है, उसी को ध्यान में रखकर उसका सिलेक्शन करना चाहिए यहाँ। और उसके अलावा कितना भी फैब्रिक एक्सपेंसिव हो, कितना भी क्लोथ्स एक्सपेंसिव हो, जब तक उसकी प्रॉपर केयर नहीं होती है तो वो लंबे समय तक अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई भी फैब्रिक है उसको हमें जिस भी काम में लेना है तो हमें उसकी गुड केयर और मेंटेनेंस करनी ज़रूरी होती है। अब आता है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इंक्लूड्स 2 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, कि जो केयर और मेंटेनेंस है फैब्रिक की, उसमें 2 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो है कीप द मटेरियल फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज। देखिए मटेरियल को, यानी कोई भी कपड़े का जो मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है, तो उसको हमें फिजिकल डैमेज से फ्री रखना, यानी कि फटे नहीं, कहीं अटक के उसका धागा ना खिंच जाए, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और रेक्टिफाई कर, अगर कोई डैमेज हो भी जाता है तो उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, यानी कि जैसे कपड़े में रफू करवा लिया है या उसको सी लिया है तो रेक्टिफाई, ताकि वो और आगे ना बढ़े। दूसरा है रिटेन रिफ्रेश द अपीयरेंस बाय रिमूविंग स्टेन्स एंड डर्ट विच हेल्प्स इन रिटेनिंग द टेक्सचरल एंड विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी धब्बा लग जाता है कपड़े पे तो उसको या तो हटा दिया जाए, अगर घर पे आसानी से हट रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको ड्राई क्लीन करा के उसके जो एक अपीयरेंस है उसको सही किया जाए। तो ये 2 एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि केयर एंड मेंटेनेंस में फैब्रिक के हमें ध्यान रखने होते हैं। उसके बाद है बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन में केयर और मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। तो उसमें जैसे क्लीनिंग है और हाइजीनिक क्लोथ्स हैं, स्पॉटलेस, क्रिस्प हाउस होल्ड लिनन, ये सब जो होते हैं ये इनको सफाई की जाती है। इनको जितने भी इंस्टीट्यूशन में इनको साफ़ सुथरा किया जाता है तो उसमें लॉन्ड्री का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लॉन्ड्री क्या होती है? लॉन्ड्री एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। साइंस और आर्ट कैसे है? साइंस ऐसे है कि अगर क्योंकि ये बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, इसकी जो लॉन्ड्री होती है उसकी जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स और टेक्निक को ध्यान में रखकर मतलब उसके बेस्ड करती है। तो इट इज़ द साइंस एज इट इज़ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। और आर्ट्स क्यों है? इट इज़ एन आर्ट क्योंकि इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स द मास्टरिंग ऑफ सर्टेन स्किल्स टू प्रोवाइड एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट। तो जो भी अच्छे लगने वाले हमें कपड़े को कैसा हम डिज़ाइन कर रहे हैं या कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को एस्थेटिकली दिखाना, उसको अट्रैक्टिव दिखाना, ये सब कला जो होती है वो आर्ट की होती है। अब आता है केयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट फैब्रिक डिपेंड्स ऑन। तो देखिए कोई भी फैब्रिक है, ज़रूरी नहीं कि सभी फैब्रिक की सेम केयर हो
और उनके लिए सेम चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। तो जैसे हम ध्यान में ये चीज़ रखें कि जो फैब्रिक है जो उसका फाइबर कंटेंट का ध्यान रखें, उसके धागे का या उसका कंस्ट्रक्शन टेक्निक कैसी है, यानी कि वो बुनावट में कैसा है, और उसके अलावा है जो उसमें फिनिशेस दिए गए हैं फैब्रिक में उसको ध्यान रखें, और वो किस पर्पस के लिए वो यूज़ किया जा रहा है, ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए फैब्रिक की। उसी फैब्रिक की जो ये डिफरेंट फैब्रिक्स होते हैं उसी के हिसाब से केयर और मेंटेनेंस होती है। जैसे अगर कर्टेंस हैं तो वो हैवी मटेरियल होते हैं, तो हम उसको हैवी, अगर हम वॉशिंग मशीन में भी धो रहे हैं तो हम उसका हैवी वाला बटन दबाते हैं कि ताकि वो अच्छे से धुल जाएं। और अगर कोई नाजुक कपड़े होते हैं, सॉफ्ट कपड़े होते हैं, तो उसमें हम जैसे कोई सॉफ्ट डिटर्जेंट यूज़ करते हैं या इजी वगैरह में धो लेते हैं, ताकि उनकी जो एक चमक है, उसकी जो सॉफ्टनेस है वो ना ख़त्म हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो फैब्रिक है उसकी जो केयर और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो उसके फैब्रिक के जो है उस पर फैब्रिक पे डिपेंड करती है, फैब्रिक पे डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉलेज रखना और अवेयरनेस के किस तरह का प्रोसेस, लॉन्ड्री प्रोसेस, या कैसे स्टेन को रिमूव किया जाए, या पानी का क्या रोल है, या किस तरह का डिटर्जेंट यूज़ किया जाए, मेथड्स वॉशिंग मशीन के, या फिनिशिंग ट्रीटमेंट, या किस तरह से किस कपड़े पे किस तरह की आयनिंग की जाए। तो ये सब बातें जो है अगर आती हैं, इसकी नॉलेज है, तो मेंटेनेंस क्लोथ्स की बेटर हो जाती है। अब है वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट रिक्वायर्ड यूज्ड फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक। तो फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत से इक्विपमेंट्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे है, सबसे पहला है वॉशिंग इक्विपमेंट, फिर है ड्राइंग इक्विपमेंट, और फिर है आयरनिंग प्रेसिंग इक्विपमेंट। तो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं वॉशिंग इक्विपमेंट की, तो वॉशिंग इक्विपमेंट जो होते हैं, तो पहले तो ऐसा होता था जब तक वॉशिंग मशीन का ज़्यादा चलन नहीं था तो घर पे कपड़े हाथ से धोया करती थी औरतें, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूरत पड़ती थी जो जैसे बकेट्स की यूज़ कर रहे हैं, बाउल्स का, बेसिन का, एक स्क्रबिंग बोर्ड हुआ करता था जिस पे रख कर कपड़े को स्क्रब किया जाता था, और ब्रश का यूज़ होता था। ये सब चीज़ें हाथ से कपड़े धोने में इस्तेमाल की जाती थी। अब क्योंकि एक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके अलावा लोगों के पास टाइम की कमी है, क्योंकि अब भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, हर कोई काम में लगा हुआ है, यहाँ तक कि औरतें भी काम कर रही हैं घरों से बाहर निकल कर, तो उनके पास भी टाइम नहीं होता है इस तरह से कपड़े धोने का। तो अब वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत दिनों से इंट्रोड्यूस हो गई है। अच्छा, वॉशिंग मशीन में जो होता है, तो वो वॉशिंग मशीन जो होती है वो 3 तरह की होती है। मैनुअली ऑपरेटेड, यानी कि हाथ से जो बिल्कुल चलाई जाती है, मैनुअल ही 50% काम जो है वो कोई जो यूज़ कर रहा है वही करता है। सेमी ऑटोमेटिक जो होती हैं वो ऐसी होती हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी घरों में यूज़ भी होती हैं, कि उसमें 2 टब होते हैं। एक में जो है वो पहले पानी डालते हैं, देन उसमें कपड़े डालते हैं। पहले कपड़े को पानी से में घुमाते हैं, उसका एक नंबर होते हैं 5 मिनट 10 मिनट। उसके बाद अगर कपड़ों में ज़्यादा मैल है तो एक बार उसको ड्रेन कर देते हैं, देन दोबारा पानी डालते हैं, फिर सर्फ डालते हैं, फिर धोते हैं, फिर सर्फ को निकालने के लिए 2-3 बार और टब को भरते हैं। तो ये सब काम होता है, और जब अच्छे से कपड़ा धुल जाता है इसमें, तो फिर दूसरे वाले टब में वहाँ पर उसको स्पिन टब जो होता है उसमें हम सुखाते हैं। तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है इसमें काफ़ी कुछ काम जो है वो ऑपरेटर को, या जो कपड़े धो रहा है उसको खुद से भी करना पड़ता है। और उसके अलावा तीसरी जो होती है फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उसमें क्या होता है कि बस कपड़े डाले जाते हैं और मोड सेलेक्ट किया जाता है कि हैवी कपड़े हैं तो हैवी, सॉफ्ट है तो और तरह का मोड होता है, और फिर सारा काम मशीन, और डिटर्जेंट डालना होता है, और फिर सारा काम मशीन करती है। वो खुद ही सेलेक्ट करती है कि इसमें कितना वाटर चाहिए, कितना टाइम चाहिए, ये सब चीज़ें मशीन के, फुल्ली ऑटोमेटिक की मशीन का काम होता है। फिर इसमें ये जो मशीन होती है ऑटोमेटिक मशीन, और ये जो वॉशिंग मशीन होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक होती है टॉप लोडिंग यानी कि ऊपर से डालने वाला, एंड दूसरी होती है फ्रंट लोडिंग जो कि सामने से जो वॉशिंग मशीन है सामने से डालते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी एड्स वगैरह में भी दिखाते हैं। फिर आता है फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन।
तो देखिए ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कुछ काम परफॉर्म करने होते हैं। तो जैसे फिलिंग अप वाटर होता है, पानी भरना, और उसके अलावा है वाटर लेवल कंट्रोल करना। ये सब काम जो है वो ऑटोमेटिक मशीन खुद से करती है। मैंने आपको पहले भी बताया, पानी खुद से भरना है, उसका लेवल कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, और वो जो वॉश करती है वो किस तरह से रिमूव करती है डर्ट को, ये सब ऑटोमेटिक का खुद का काम होता है। फिर है मेन फंक्शंस इन वॉशिंग मशीन आर। तो वॉशिंग मशीन के खुद के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले बात अगर करते हैं एजिटेशन की, तो एजिटेशन ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में होता है, और इसमें क्या होता है, जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। ठीक है, वो रोटेट कर रहे हैं 2 डायरेक्शन में, तो उससे एक करंट क्रिएट होता है टब में, और पानी में पानी जो होता है वो स्टिल नहीं रहता है, कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है। तो उससे जितनी उसकी स्पीड होगी उसी से क्या होता है, जो कपड़ा होता है तो उसकी स्पीड चेंज करती है कपड़े के टाइप्स के हिसाब से। तो उसमें क्या होता है, जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का भी होता है, मेटल का भी होता है, और इसमें क्या होता है इस तरह का होता है कि जो कि दैट आर नॉट अफेक्टेड बाय, जो कि मतलब इस तरह का जिससे डिटर्जेंट से या ब्लीच से वो ख़राब ना हो। तो उससे एजिटेशन के थ्रू जो है कपड़े को साफ़ किया जाता है। फिर आता है पल्सेशन। जो पल्सेशन होता है, पल्सेशन में क्या होता है, उसमें भी टॉप लोडिंग मशीन में ही होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है वर्टिकली, और बहुत ही रैपिड एकदम वर्टिकली मूवमेंट होता है। और पल्सेशन जो होता है उसमें डायरेक्शंस में, तो वो कंटिन्यूस होने की वजह से डार्क जो पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे से फैब्रिक के हट जाते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पल्सेशन मशीन में कौन सा वाला पार्ट होता है। देखिए ये देखा होगा आपने वॉशिंग मशीन में, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, तो ये पल्सेशन का पार्ट होता है जो आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में, इस तरह से ये घूमता है, तो इससे जो है स्टेन रिमूव हो जाते हैं कपड़े के। फिर इसमें आता है टम्बलिंग। टम्बलिंग जो होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो फ्रंट लोडिंग मशीन में होता है, और जो ये वॉशिंग मशीन में ये हॉरिजॉन्टली जो होता है, इसमें कपड़े फिल किए जाते हैं और फिर वो गोल घूमते हैं और वो पानी में मिक्स होते हैं, और इस तरीके से ये थोड़ा इनका जो डिफरेंट होता है टॉप लोड से, क्योंकि जो क्लोथ्स होते हैं वो मूव करते हैं थ्रू दी वाटर, और जबकि टॉप लोड में क्या होता है कि जो वाटर मूव करता है थ्रू दी क्लोथ्स, जैसे एजिटेशन बताया, पल्सेशन बताया, इस तरीके से। फिर आता है रिंसिंग। तो रिंसिंग में क्या होता है, रिंसिंग आप जानते ही होंगे कि रिंस होते हैं जैसे कपड़े मलना, तो हाथ से तो नहीं मले जाते, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि अगर वो सही तरीके से नहीं मले गए हैं कपड़े, उसमें रिंस नहीं हुआ है, तो जो कपड़े हैं वो ग्रे से, मैले से, डल से निकलते हैं। फिर है वाटर एक्सट्रैक्शन एंड ड्रेनिंग। तो मतलब पानी, जब वॉशिंग मशीन में पानी का यूज़ होता है तो फिर वो पानी कहाँ जाता है, कैसे निकलता है, वो सब क्या होता है, वो ड्रेन में होता है। तो इसमें क्या होता है, जब स्पिनिंग होती है तो उसके बाद में उसमें पानी फेज़ ऐसा चलता है, पहले स्पिनिंग हो रही है, फिर पानी निकल रहा है, ड्रेन हो रहा है, फिर से रिंस हो रहे हैं, फिर पानी निकल रहा है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है, रिंस एंड देन ड्रेन, रिंस एंड देन ड्रेन। तो उस तरीके से फिर उसमें स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग मतलब जैसे कपड़े को सुखा रहे हैं, तो जो उसकी स्पिनिंग की स्पीड होती है वो 300 राउंड पर मिनट होती है, और उससे एक ऐसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है जिससे कि पानी निकलता है उसमें से, और फिर वो ड्रेन होता है। पानी आपने देखा होगा सूखने में पानी निकलता हुआ दिखाई देता है कपड़े से। फिर एक होता है बॉटम ड्रेन। बॉटम ड्रेन में होता है कि नीचे की तरफ पाइप होता है, और जो मशीन होती है उसमें टब होता है पर, और वो जो वॉशिंग इसके एंड में मतलब वो नीचे की तरफ ड्रेन होता है, और इस तरीके से रिमूव्स होते रहते हैं, जितने भी रिमेनिंग वाटर है वो उससे कपड़ों से निकल के रिमूव होता रहता है। फिर एक है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिन। तो उसमें क्या होता है कि पानी भी चल रहा है और स्पिनिंग भी हो रही है, कपड़े सूख भी रहे हैं, तो उससे साथों साथ पानी चलते हैं, और सूखने से जो क्या होता है कि मैल और अच्छी तरीके से निकल जाता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिन जो कि प्रोवाइड करता है बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन। ठीक। उसके बाद आता है ऑन व्हाट डज द अमाउंट ऑफ वाटर
वाटर एक्सट्रैक्टेड डिपेंड्स। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्लोथ से ड्यूरिंग स्पिनिंग के टाइम पर निकलता है और वो डिपेंड करता है स्पीड पे कि क्या स्पीड है उस टाइम पे। और जो पानी निकलता है जितनी उनकी इंक्रीज़ करेगा वाटर एक्सट्रैक्ट होगा उतनी ही स्पिनिंग, ये डिपेंड करता है जितनी स्पिनिंग की स्पीड है। तो स्पीड वेराई करती है 333 से लेकर 11,700 RPM तक, जो कि एक अगर हम देखें ऑप्टिमम स्पीड तो वो 600 से लेकर 620 तक राउंड पर मिनट होती है। तो इस तरीके से कपड़े सूखते हैं और फिर वो रिंकल भी जब निकलते हैं, आप देखा होगा ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो थोड़े रिंकल से पड़े हुए निकलते हैं, जिसको हम आयरनिंग से रिमूव करते हैं। फिर आता है ड्राइंग इक्विपमेंट्स। तो पहले तो ऐसा होता था हाथ से कपड़े धुलते थे, बाहर डाल दिए धूप में हवा में सूख जाया करते थे, लेकिन अब जो है वो कपड़े किस तरह से ड्राई होते हैं, और स्पेशली जो कॉमर्शियल उसमें या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो उसके दो टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम होता है ड्रायर्स का। एक होता है एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड एट हाई वेलोसिटी। तो इसमें क्या होता है कि एंटर करती है हवा ड्रायर में फ्रंट पैनल से, फिर वो हीट सरफेस की तरफ जाती है और उसके बाद क्लोथ्स के मॉइस्चर को निकालती है, जबकि रूम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमेशा जो है नॉर्मल रहती है। फिर दूसरा है एयर ऑफ हाई टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड स्लोली। इसमें क्या होता है कि इसमें एयर एंटर करती है ड्रायर में, फिर वही हीट सोर्स पे जाती है और एक फ़ैन होता है जिसके थ्रू जो है वो ऊपर नीचे होके उस चीज़ को, उसके मॉइस्चर को निकालता है। फिर है आयरनिंग यानी कि जैसे कपड़ों पे प्रेस करते हैं उसको बोल रहे हैं। और आयरनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि रिंकल आसानी से निकल जाते हैं और जिसको हम वॉश करने के बाद कपड़े पे करते हैं। तो ये एक ऐसा कॉमन प्रोसीजर है जिसमें जो कि कपड़े को स्मूथ बना देता है, इसके रिंकल फ्री कर देता है, और इससे क्रीज भी जमाई जाती हैं जहाँ स्लीव्स पे, ट्राउज़र पे और प्लीट्स होती हैं स्कर्ट की, वो अच्छे से जमा के करी जाती हैं। तो आयरन जो है वो उसका एक जो सरफेस होता है, मेटल सरफेस होता है जो कि गर्म होता है और जिसको करने से रिंकल्स निकल जाते हैं। बहुत सी ऐसी इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं जिसमें जो है वो थर्मोस्टेट इनबिल्ट होता है और वो एडजस्ट किया जाता है फैब्रिक के अकॉर्डिंग। तो आयरन का जो वज़न अगर देखें तो 1.5 से लेके और 3.5 kg तक रहता है। और जो हैवी आयरन्स भी होती हैं और लाइट आयरन्स भी होती हैं। तो हैवी आयरन अक्सर हैवी मटेरियल, हैवी क्लोथ्स के लिए यूज़ होती हैं, और लाइट आयरन जो होती हैं वो हाउस होल्ड में भी में यूज़ होती हैं, हल्की फुल्की सी। तो अब इसमें यहाँ पे पिक्चर में 4 तरह की आयरन दे रखी है। पहले में जो घर पे यूज़ होती है, फिर दूसरी स्टीम आयरन है। स्टीम आयरन में इसमें पानी होता है, प्रेस करो तो पानी निकलता है और उसके साथ साथ फिर प्रेस होती रहती है। जैसे अक्सर अगर हम घर पे करते हैं, कोई कॉटन के क्लोथ्स होते हैं तो उनको पहले पानी डाल लेते हैं, जब उस पर प्रेस करते हैं तो अच्छे से हो जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी इसमें पानी भर दिया जाता है और फिर स्टीम आयरन होती है। फिर तीसरा है ये कोल आयरन दिखाई दे रही है, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे चारकोल आयरन में, कि इसमें क्या होता है कि चारकोल आयरन जो कि थर्ड नंबर पर है। तो इसमें यही होता है कि जो लोहे की होती है इसमें कोयले भरे जाते हैं गरम गरम, और इसको फिर लिड को बंद कर दिया जाता है फिक्स करके, और फिर इसका जो नीचे का सरफेस होता है वो उससे गर्म हो जाता है, जो जिससे कि ये आयरन की जाती है। पुराने ज़माने में बहुत यूज़ हुआ करती थी और धोबी वगैरह भी इसको ही यूज़ करा करते थे। अब लेकिन जैसे जैसे कोयले भी कहीं ज़्यादा इतने दिखाई नहीं देते, आसानी से नहीं मिलते हैं, तो अब धोबी जो होते हैं उन्होंने भी गैस आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि गैस इजीली अवेलेबल हो जाती है और सस्ती भी पड़ती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा, ईजी भी था और समझ भी आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको देखने को मिले। थैंक यू।